हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने स्मॉल ग्रुप मिक्स स्ट्रैटेजी से 4 मेथड्स। आज हम आगे डिस्कस कर रहे हैं स्मॉल ग्रुप मेथड्स में कुछ और 4 मेथड्स और रह गए थे उसमें। उसके बाद मेथड है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग नाम से पता चल रहा है ब्रेन मीन्स माइंड और स्टॉर्म मीन्स तूफान आना। जब हमारे माइंड में, जब हमारे ब्रेन में तूफान आता है किसका, आइडियाज़ का, व्यूज़ का, विचारों का, तो उसको कहते हैं हम ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये तो जस्ट हमने वर्ड को एक्सप्लेन किया है। अब हम आगे इसको करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ग्रुप वर्क है। कैसा ग्रुप वर्क? जो क्रिएटिव ग्रुप वर्क है, जिसके अंदर जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स अपने अपने जो विचार हैं उनको, लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का सिंपल सा मीनिंग हुआ, जब एक ग्रुप के अंदर जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो गिवन टॉपिक के ऊपर बहुत सारे आइडियाज़ प्रोड्यूस करेंगे, मतलब देंगे, जब वो प्रदान करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़, तो वो होता है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग। किसी भी सिंगल टॉपिक पर, किसी भी प्रॉब्लम पर लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ आना, वो होता है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग। और ये हमारा स्मॉल ग्रुप में है, क्योंकि इसमें ग्रुप मेंबर्स होते हैं, इसमें ग्रुप बनाया जाता है और उन्हीं को कोई टॉपिक देकर, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सारे अपने अपने व्यूज़ प्रोड्यूस करते हैं, सारे अपने अपने आइडियाज़ देते हैं। और प्रॉब्लम फॉर सब्सिक्वेंट एवेल्युएशन मीन्स जो भी हमने प्रॉब्लम दी है, जो भी टॉपिक दिया है, उसके बारे में हम आइडियाज़ को प्रोड्यूस करने के लिए बोलते हैं, ताकि उसका एवेल्युएशन कर सकें, उसकी जजमेंट कर सकें। तो यहाँ से तो हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग का मीनिंग क्लियर हुआ कि किसी भी टॉपिक पर, किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर बहुत सारे आइडियाज़ आना। ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक अच्छी बात यह है कि उसके अंदर जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर 7 ग्रुप मेंबर्स हैं तो वो आपस में क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते कि आप कोई आइडियाज़ नहीं दोगे या फिर आप कोई व्यूज़ प्रकट नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं होता, सबको पूरा पूरा चांस मिलता है अपने आइडियाज़ को देने का। और दूसरी बात, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है उसमें कई बार क्या होता है, क्वांटिटी से क्वालिटी से ज़्यादा हम क्वांटिटी को महत्व देते हैं। जैसे हमने कोई टॉपिक दिया और उस पर हमने पूछा कि भाई कौन कौन सहमत है, कौन कौन एग्री है, तो उनमें से कोई 10 ग्रुप मेंबर थे, 10 में से किसी 6 पर्सन ने तो हाँ की है कि वो काम होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन 6 पर्सन ने कुछ और दिया है और 4 पर्सन ने कुछ और दिया है। भले ही वो 6 पर्सन का जो सॉल्यूशन है वो गलत हो, उनकी जो बात है वो गलत हो, बट यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा है, मीन्स ज़्यादा वोटिंग है उस चीज़ में, तो हम उसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उसी को ज़्यादा महत्व देंगे। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक नेगेटिव बात भी है कि यहाँ पर कई बार, हर बार नहीं होता ऐसा, पर कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पर क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी को महत्व देते हैं, मतलब ज़्यादा हमारी इंपॉर्टेंस क्वांटिटी को दी जाएगी कि कौन ज़्यादा वोटिंग में है। और जो भले ही उनकी बात गलत हो, उनकी क्वालिटी अच्छी ना हो आइडियाज़ की, बट हम उनको महत्व देंगे क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, उनकी वोट्स ज़्यादा हैं। और जिनकी वोट्स कम है, जिनकी क्वांटिटी कम है, उनको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। मीन्स ये हो गया हमारा कि क्वालिटी को इम्पोर्टेंस ना देकर क्वांटिटी को इम्पोर्टेंस देना। और जब हमारे पास ऐसा करके बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं, अभी फर्स्ट पार्ट में हमने किया कि बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं हमारे पास, और जब हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ आ जाएंगे तो हम पार्टिसिपेंट्स को बोलेंगे कि आप उन सभी आइडियाज़ को इवैल्यूएट करो और उसमें से कोई बेस्ट वन निकालो। जैसे हमने कोई प्रॉब्लम दी थी कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम कैसे उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा हार्म ना हो किसी को। तो फिर वो प्रॉब्लम है उसके ऊपर बहुत सारे आइडियाज़ आ गए। फॉर एग्जांपल, अगर 100 आइडियाज़ आते हैं तो 100 आइडियाज़ में से हम जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं, सबको बोलेंगे कि आप 100 के 100 आइडियाज़ को इवैल्यूएट करो और वो बेस्ट तरीका निकालो, वो बेस्ट आइडिया निकालो जिससे वो प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन हो। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में सिंपल सी बात, पहले बहुत सारे आइडियाज़ लेके आना, मतलब ब्रेन में स्टॉर्मिंग करना, तूफान लेके आना आइडियाज़ का, व्यूज़ का। तो सबसे पहले जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो विचार प्रकट करेंगे बहुत सारे, और हर ग्रुप मेंबर को पूरा पूरा हक है कि वो अपना जो व्यूज़ दे। और उसके बाद जितने सारे व्यूज़ इकट्ठे होंगे उसमें से हम पार्टिसिपेंट्स को बोलेंगे कि आप इन सभी आइडियाज़ को इवैल्यूएट करो, उनका मूल्यांकन करो और उसके बाद उसमें से बेस्ट वन निकालो कि जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसी को हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद आते हैं इसमें एडवांटेज ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो एडवांटेज क्या है? सबसे पहली बात को सभी पार्टिसिपेंट्स को मौका मिलता है कि सभी के सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा।
तो सभी के सभी वो करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे 10 मेंबर्स थे तो 10 के 10 मेंबर की क्रिएटिविटी आएगी। हर हर किसी का माइंड अलग अलग होता है, तो हर कोई अपने अकॉर्डिंग व्यू प्रकट करेगा, हर कोई अपने अकॉर्डिंग जो आइडिया देगा। तो जैसा भी वो आइडिया देगा उससे उसकी क्रिएटिविटी आएगी, उससे वो ज़्यादा सोचने लगेगा, ज़्यादा उसके माइंड में विचार आएंगे। तो इससे क्या होगा, उसकी क्रिएटिविटी इम्प्रूव होगी, उसमें क्रिएटिविटी आएगी। और हर पार्टिसिपेंट जो है वो सेटिस्फाई है, क्योंकि हर किसी को मौका मिल रहा है कि वो अपने व्यूज़ दे सकता है। दूसरी बात इसमें स्कोप फॉर लार्जर पार्टिसिपेशन, मतलब कि इसमें स्कोप है कि हम जितने से ज़्यादा पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 10 ही मेंबर ले सकते हो, ग्रुप स्मॉल होगा बट इतना स्मॉल नहीं होगा कि आप 6-7 मेंबर ही ले सकते हो। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और तीसरी बात, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं होती है, मतलब कि ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती आपको, कि आप पहले अच्छे से प्रिपेयर करोगे उसके बाद ही आप उस चीज़ के बारे में आइडिया दोगे। वो आपका एट ए टाइम, जो मतलब इसमें लिखा हो लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ क्विकली, मीन्स जो आपके माइंड में आया वही आपने दे दिया आइडिया। तो इसमें आपको ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, आपको जो टॉपिक दिया जा रहा है उसके बारे में जो भी आपके मन में विचार आ रहा है, जो भी आपके माइंड में विचार आ रहा है, आपको वो विचार देना है, आपको वो आइडिया देना है। तो इसमें आपको कोई ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, ये भी इसका एडवांटेज है। साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि अब इसमें कुछ प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती तो इसमें क्या होगा, कोई काम सिस्टम से नहीं चलेगा। हर कोई अपना रिव्यू दिया जा रहा है, तो मे बी वो मतलब अलग ही वे में चला जाए। वो जो हमने जिस चीज़ के लिए हमने वो ग्रुप बनाया था, शायद वो हमारा जो मकसद है वो सक्सेसफुल ना हो, जो हमें सॉल्यूशन चाहिए था वो सॉल्यूशन ना निकले। तो कई बार सिस्टम से ना चलने की वजह से उसका कोई और ही रिज़ल्ट निकल के आता है। और दूसरी बात इसमें ये होता है कि जो पार्टिसिपेंट होते हैं, मे बी उनके पास इतनी इनफ नॉलेज ना हो, वो इतने अच्छे उस चीज़ में ना हो कि वो हमें एक अच्छा आइडिया दे सकें। तो ये था हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसकी हमने कंप्लीट मीनिंग और एडवांटेज डिसएडवांटेज की। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि हम स्टूडेंट्स को कोई भी प्रोजेक्ट देते हैं, कोई भी काम देते हैं, और उसके ऊपर स्टूडेंट को खुद से एक्सप्लोर करना होता है, खुद से उस टॉपिक के ऊपर, उस प्रोजेक्ट के ऊपर खुद से जो भी अनुभव है, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो नोट डाउन करने होते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, इन दिस मेथड स्टूडेंट आर अलाउड टू एक्सप्लोर। जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद से एक्सप्लोर करते हैं एंड एक्सपीरियंस करते हैं उस इन्वायरमेंट को थ्रू देयर सेंसेस, मतलब जो भी उनके सेंसेस, अपने सेंसेस के द्वारा, अपने सेंसेस के थ्रू वो इन्वायरमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं, और उनको अलाउड है कि वो खुद से एक्सप्लोर करते हैं। एंड डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग बाय देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जो उनकी लर्निंग होती है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट से होती है, मतलब जहाँ पर उनका इंटरेस्ट है, जहाँ उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, उसी में वो एक्सप्लोर करते हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड सिंपल सा मीनिंग हुआ कि जहाँ पर स्टूडेंट्स को ये अलाउड होता है कि वो अपने सेंसेस के थ्रू खुद से एक्सप्लोर करें, मतलब अपनी सेंसेस है वो खुद से देखें, उसको खुद से एक्सप्लोर करें, खुद से उस चीज़ को बनाएं, उस प्रोजेक्ट पर काम करें। तो वो जब खुद से एक्सप्लोर करते हैं, खुद से एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनसे उनकी जो लर्निंग वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड मीन्स डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग। वो खुद से लर्निंग करते हैं, खुद से सीखते हैं अपने इंटरेस्ट के द्वारा। जहाँ जिस चीज़ पर भी उनका इंटरेस्ट होगा, जिस चीज़ पर उनकी इंटरेस्ट होगा, उसी चीज़ पे वो ज़्यादा ध्यान देंगे, वहीं से वो लर्निंग करेंगे और उसी के बारे में वो एक्सपीरियंसेस करेंगे, उसी चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे किसी का इंटरेस्ट किसी और काम में है, कि कोई कुकिंग करना चाहता है, तो उसी को एक्सप्लोर करेगा, उसी के बारे में एक्सपीरियंसेस लेगा। तो जहाँ जिस भी व्यक्ति का इंटरेस्ट है, उसी चीज़ को वो ज़्यादा एक्सप्लोर करता है, उसी के बारे में वो एक्सपीरियंसेस गेन करता है। प्रोजेक्ट मेथड को हम बोल सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट मेथड है वो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो क्लासरूम है, पूरी क्लासरूम वो फोकस होती है डेमोक्रेसी एंड कोलैबोरेशन टू सॉल्व पर्पसफुल प्रॉब्लम। मीन्स जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने के लिए सभी के सभी कोलैबोरेशन में, सभी के सभी सहयोग में, और सभी के पास डेमोक्रेसी है, मतलब सबके सब अपना जो है व्यू दे सकते हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड वो मेथड हुआ जिसके अंदर एक ग्रुप को, क्योंकि स्मॉल ग्रुप मेथड है ये, तो इसमें एक ग्रुप को हम एक प्रोजेक्ट देंगे और वो ग्रुप उसके बारे में, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए जो अपने खुद से एक्सप्लोर करेगा, खुद से एक्सपीरियंसेस करेगा कैसे मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ सकता हूँ।
जो प्रोजेक्ट मेथड है उसको हम स्मॉल ग्रुप में भी कंसीडर करते हैं, जैसा कि हमने भी किया। साथ साथ हम उसको इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड में भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल का भी इंटरेस्ट है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक ग्रुप को प्रोजेक्ट ना देकर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को, एक अकेले व्यक्ति को जब प्रोजेक्ट देते हैं तो वो खुद से एक्सप्लोर करता है, क्योंकि उसको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो वहाँ पर जब वो खुद से काम करेगा बिना किसी ग्रुप के, तो वो इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड होगा, और जब वो ग्रुप पे काम करेगा तो वो स्मॉल ग्रुप मेथड हुआ। ये हमारा प्रोजेक्ट मेथड था, जहाँ पे स्टूडेंट खुद से एक्सप्लोर करता है और एक्सपीरियंस करता है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। और वो किसके थ्रू एक्सपीरियंस करेगा? अपने सेंसेस के थ्रू। इससे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ओन लर्निंग, मतलब अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो सीखता है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोजेक्ट मेथड में वो टेक्स्ट बुक की, बुक्स की और जो बाहर की चीज़ें हैं उनकी वो बहुत कम हेल्प लेता है। वो खुद से एक्सप्लोर करना चाहता है। जैसे कि हमने उसको किसी भी कंपनी के बारे में प्रोजेक्ट दे दिया कि आप उसकी स्टडी करके आओ, तो वहाँ पर वो उसके कंपनी की टेक्स्ट बुक, उनके जो होते हैं वो ब्राउचर वगैरह, उनकी कम हेल्प लेके वो खुद से जाके एक्सपीरियंस करेगा, खुद से एक्सप्लोर करना चाहेगा कि उस कंपनी के बारे में मुझे कैसे डाटा इकट्ठा करना है। तो एक प्रोजेक्ट मेथड में जहाँ पर वो टेक्स्ट बुक की हेल्प कम लेके, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं लेगा, बट वहाँ पर बहुत कम हेल्प लेगा टेक्स्ट बुक की और खुद से एक्सपीरियंस ज़्यादा करेगा। अब इसकी कुछ एडवांटेज है। एडवांटेज जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्रिएटिव थिंकिंग होती है, मतलब वो ज़्यादा अब खुद से कोई अगर काम करेगा, खुद से कुछ एक्सप्लोर करेगा तो उसकी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ेगी, उसकी एनालिटिक थिंकिंग बढ़ेगी। मतलब वो विश्लेषण करना सीख जाएगा कि मुझे कौन सी चीज़ देखनी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है। तो वो विश्लेषण करना सीख जाएगा कि कहाँ चीज़ भी, कौन सा अच्छा रहेगा इस पर काम करना और कौन सा अच्छा नहीं रहेगा। साथ साथ जो इसमें है कि टीम में वर्क करने की हैबिट आएगी। जैसे कि अभी ग्रुप बना हुआ है, तो ग्रुप में जितने भी पर्सन्स होंगे वो टीम में काम करेंगे। अगर हर कोई अपने तरीके से चलने लग गया तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ही नहीं। जब तक ये इसी वजह से इसको बोला जाता है कि कोलैबोरेशन, मतलब यहाँ पर सहयोग भी होता है। इसी वजह से क्या होता है, इसमें जो है टीम वर्क में काम करने के लिए भी वो मोटिवेट होते हैं और उससे भी उनकी अच्छी आदत पड़ती है। इसकी डिसएडवांटेज है जैसे कि अब कोई ग्रुप में काम कर रहा है, तो ग्रुप में ऐसा तो नहीं, अगर सिर्फ ग्रुप को ही छोड़ दिया जाए उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो वो शायद अपनी अपनी ही काम करेंगे, अपना ही चलाएंगे। तो इसी वजह से उनके ऊपर कोई मॉनिटर भी होना चाहिए। तो इसके लिए अगर वो खुद से एक्सप्लोर करेंगे तो ग्रुप के ऊपर कोई मॉनिटर भी रिक्वायरमेंट है, तो ये भी इसकी लिमिटेशन होगी। वो खुद से नहीं कर सकते कुछ भी, कोई ना कोई ऊपर उनके होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है लिमिटेशन में कि इसमें एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए। अगर हम किसी ग्रुप को बोलते हैं कि आप उस कंपनी में जाके उस कंपनी के जो डाटा इकट्ठा करके लेके आओ, तो उससे पहले उनको एडिशनल रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, तब भी वो डाटा इकट्ठा होगा। प्रोजेक्ट मेथड की लिमिटेशन भी है कि हमें रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए और साथ साथ उनके ऊपर कोई मॉनिटर भी चाहिए। और उसके एडवांटेज भी हैं क्योंकि उससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, वो टीम में काम करना सीख जाते हैं। टीम उनकी डेवलपमेंट ऑफ टीम वर्क, तो उनकी जो टीम वर्क है उसकी डेवलपमेंट की भी हैबिट उनकी अच्छी बनती है, उनका टीम वर्क का भी विकास होता है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट मेथड था। नेक्स्ट मेथड है रोल प्लेइंग मेथड। नाम से पता चल रहा है रोल प्लेइंग मीन्स हमें रोल प्ले करना है। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो भी टीचर, जो भी स्टूडेंट है वो रोल प्ले करता है। जैसे कि वो नायक पिक्चर में था कि जो अनिल कपूर है उसने सीएम का रोल प्ले किया, तो मीन्स उसको अब रोल प्ले करने के बाद ये पता चला कि उसके क्या क्या उसकी राइट्स होते हैं, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सीएम की, मीन्स क्या क्या उसको पता चल गया कि उसके राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, कहाँ वो काम कर सकता है, क्या क्या उसको काम नहीं करना है। तो रोल प्लेइंग मेथड वो होता है जहाँ पर वो खुद से उस चीज़ का रोल प्ले करता है ताकि उसको पता चले कि ये चीज़, इसका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है भी। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उसका सॉल्यूशन कैसे निकालता। तो वो होता है रोल प्लेइंग मेथड। रोल प्लेइंग हैज़ बीन यूज्ड इफेक्टिवली बाय मैनी टीचर्स। रोल प्लेइंग मेथड्स को कौन यूज़ करता है? टीचर्स यूज़ करते हैं अच्छे तरीके से। वो क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जो क्लासरूम प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकल सके। साथ साथ वो ये सिखाते हैं कि ह्यूमन रिलेशन स्किल कैसी होनी चाहिए क्लासरूम के अंदर। मतलब जो टीचर हैं, अभी कोई बच्चा है वो पढ़ नहीं रहा है, उसकी स्लो लर्निंग है, तो टीचर खुद उस बच्चे का रोल प्ले करके देखते हैं कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या कोशिश करता, या मुझे क्या मुझे रिसोर्सेज मिलने चाहिए थे जिससे कि मैं अच्छी लर्निंग कर पाऊँ। तो वो रोल प्लेइंग मेथड है जिसमें जो टीचर है वो उस बच्चे का, उस स्टूडेंट का रोल प्ले करके देखता है कि अगर मैं उसकी जगह होता या अगर मैं वो होता तो मैं क्या करता, मतलब मैं कैसे अपनी लर्निंग को अच्छी बनाता, या मुझे क्या क्या रिसोर्सेज मिलने चाहिए थे जिससे मेरी लर्निंग अच्छी हो पाती।
तो टीचर को वो रोल प्ले करने के बाद पता चलेगा कि वो जो उस बच्चे को है एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए या उसको अलग से बिठा के पढ़ाना पड़ेगा या उसको मतलब क्या चाहिए जिससे उसकी लर्निंग अच्छी हो। तो ये होता है रोल प्लेइंग मेथड, जहाँ पे टीचर उसका बच्चे का किसी का भी रोल प्ले करके देखता है। क्यों करता है वो? ताकि क्लासरूम में जो प्रॉब्लम्स है, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल सके, साथ साथ वो बता सके कि क्लास के अंदर कैसे ह्यूमन रिलेशन होने चाहिए, मतलब अपने आपस में कैसा रिलेशन होना चाहिए ह्यूमन्स का। तो वो बताता है हमें रोल प्लेइंग मेथड। जो रोल प्लेइंग मेथड है ह्यूमन रिलेशन स्किल, इसका मतलब ये भी हुआ कि जो टीचर है वो स्टूडेंट को रोल प्ले करने को कहेगा। जैसे कोई इंटेलिजेंट पर्सन है, कोई लर्नर है वो इंटेलिजेंट है और साथ साथ एक लर्नर है वो स्लो है, तो अब इंटेलिजेंट लर्नर को रोल प्ले करने को कहेगा कि अगर वो स्लो लर्नर होता तो वो कैसे बिहेव करता दूसरे बच्चों के साथ। तो वो होता है रोल प्लेइंग मेथड, मतलब जिसमें जो स्टूडेंट है उनको पता चलता है कि मुझे क्लासरूम में कैसे रिलेशन रखने चाहिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो इंटेलिजेंट लर्नर है वो बात नहीं करता किसी से या फिर उसमें अलग ही एटीट्यूड होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए एक रोल प्लेइंग मेथड आया है, जिसमें जो टीचर है वो उस बच्चे को रोल प्ले करने को कहेगा कि अगर आप उस रोल लर्नर की जगह होते तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता तो आपको अच्छा लगता। तो वो खुद से उसको समझेगा कि मेरा रिलेशन अच्छा नहीं था, तो अब उसके जो रिलेशनशिप है वो भी अच्छे होंगे। यही काम हमें कौन बताता है? टीचर बताता है रोल प्ले करवा के। जो रोल प्लेइंग मेथड है वो एक टाइप से ड्रामाइजेशन है, मतलब ड्रामाटाइजेशन मीन्स एक ड्रामा क्रिएट करता है जिससे उनको अपनी कमी पता चलती है, उनको पता चलता है कि कहाँ मैं गलत था और मुझे ये काम नहीं करना चाहिए या फिर मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, ये काम करना चाहिए जिससे कि वो इम्प्रूवमेंट हो और सबका बेनिफिट भी हो। रोल प्लेइंग मेथड का एक यूज़ है, मतलब इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट है उनमें क्लैरिफिकेशन आएगी। रोल प्लेइंग मेथड से स्टूडेंट्स में क्लैरिफिकेशन आएगी, जैसे कि इसके यूजेस हो गए, जैसे कि उसका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए दूसरों के साथ, या उसको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी खुद के बारे में और साथ साथ उसकी सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या क्या आशाएं हैं उसके साथ, या फिर क्या आशाएं रखता है सोसाइटी से। मतलब कि ये हमें उस बच्चे को रोल प्ले करने के बाद ही पता चलेगा कि उसका बिहेवियर कैसा है। अगर वो रोल प्ले ना करे तो वो अपने हिसाब से ठीक है, बट अगर वो उस लर्नर का रोल प्ले करके देखेगा जो स्लो लर्नर है तो उसको पता चलेगा कि जो मेरा बिहेवियर था वो गलत है। इसी वजह से रोल प्लेइंग मेथड से उस बच्चे को पता चलेगा कि मेरा रिलेशनशिप कैसा है दूसरों के साथ, मेरे बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशंस है और सोसाइटी की क्या क्या मुझसे आशाएं हैं। वो इवैल्यूएशन करता है खुद के बारे में और अपने लाइफस्टाइल के बारे में। तो रोल प्लेइंग मेथड जहाँ, और साथ साथ यहाँ पे क्या होता है कि अब जैसे टीचर है वो 6 पेजेस पढ़ा के चला गया, बट लर्नर तो 6 पेजेस पढ़ने में इतना एबल नहीं है कि वो 6 के 6 पेज आज ही याद कर लेगा। तो टीचर वहाँ पे खुद को रख के देखते हैं कि अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो क्या मेरे को 6 पेज याद हो जाते। मीन्स वो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर को भी ईजी बनता है, इससे सब्जेक्ट मैटर भी हम ईजिली याद कर सकते हैं क्योंकि टीचर को पता है कि बच्चों को इतना मैटर ही याद होगा तो वो उतना ही करवाता है। तो इससे क्या हो, जो हमारा एकेडमिक मटेरियल है वो भी ईजिली सॉल्व हो जाता है। एकेडमिक मटेरियल के बाद जितने भी टास्क हैं वो ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। तो ये रोल प्लेइंग मेथड इसके हमने यूजेस किए, उसको खुद के बारे में पता चलेगा, उस खुद का इवैल्यूएशन करेगा, वो खुद का रिलेशन पता लगेगा दूसरों के साथ कैसा है और क्या क्या उस इन्फॉर्मेशंस है सोसाइटी की, उससे क्या क्या आशाएं हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज हैं जैसे कि जो रोल प्लेइंग मेथड है वो रियल लाइफ सिचुएशन पर भी काम करता है। रियल लाइफ सिचुएशन पर काम करता है, जैसे कि कोई भी सिचुएशन जो रियल लाइफ में हो सकती है तो वो वही रोल प्लेइंग मीन्स खुद को रख के दिखाएगा कि अगर मैं उसको जगह होता तो क्या करता, तो वो रियल लाइफ सिचुएशन पर भी अप्लाई होता है। साथ साथ इसमें इमीडिएट फीडबैक होती है, जैसे अब वो उसको ना स्लो लर्नर का रोल प्ले करते पता चल जाएगा कि मेरे में क्या कमियां थी, तो मैं उसको इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा। अगर वो कोई इसको समझाएगा कि आपका बिहेवियर गलत है वो नहीं मानेगा, बट वो खुद से रोल प्ले करेगा उस बच्चे का तो उसको पता चल जाएगा कि मेरा जो बिहेवियर था वो गलत था। मुझे उसको इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा, उसको तुरंत जो है उस चीज़ का जवाब मिल जाएगा कि मैं गलत था या सही था। साथ साथ ही इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग है कि अगर आप किसी को समझाने बैठोगे तो नहीं समझ में आएगा, बट वो खुद से रोल प्ले करेगा तो उसको इंटरेस्ट भी आएगा और उसको फीडबैक भी मिलेगा अच्छे से। तो ये इसकी एडवांटेज होगी। और साथ साथ इससे क्या होगा कि जो उनके डिसीजन पावर अच्छी बनेगी, उनका एटीट्यूड अच्छा होगा, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना सीख जाएंगे वो, तो इसके एडवांटेज हो गई। डिसएडवांटेज है कि कई बार जो सिचुएशन है वो रोल प्ले करने के बाद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है जिससे उसका सॉल्यूशन नहीं निकल के आता। और जो
और इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिसोर्सेज चाहिए हमारे को, कि अगर कोई बच्चा है वो रोल प्ले कर रहा है या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर हमें रिसोर्सेज चाहिए, तो वहाँ पर वो जो है मेथड काम नहीं करेगा। तो लिमिटेशंस भी हैं इसके, पर इसके एडवांटेज भी हैं कि भाई जो बच्चे हैं उनको फीडबैक मिलता है, उनको अपने बारे में पता चलता है, वो इंटरेस्ट लेके काम करते हैं दूसरों के बारे में, उनका जो दूसरों के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा होता है, उनको ह्यूमन रिलेशन स्किल उसमें आती है कि वो अच्छा रिलेशनशिप बना के रखे दूसरों के साथ। साथ साथ वो डिसीजन पावर ले सकते हैं, अच्छा को डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये जो है हमारी एडवांटेज भी है। देखो हर मेथड के एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी होंगे, बट हमें उनको देख के काम करना है कि हमारे ऊपर क्या चीज़ अच्छी रहेगी, हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है। जैसे स्मॉल ग्रुप में मेथड्स तो 8-9 हैं, बट हमें कौन सा यूज़ करना है वो हमें उस पर काम करना है। नेक्स्ट मेथड है ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल एक ऐसा मेथड है जो स्मॉल ग्रुप में अप्लाई होता है, और इसके अंदर क्या होती है, जो स्किल्स डेवलप होती हैं किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए या इंडिविजुअल को गाइडेंस करने के लिए। मतलब हम हर एक बच्चे को अलग अलग गाइड कर रहे हैं और साथ साथ उनकी प्रॉब्लम, जो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, उनको शॉर्ट डाउन कर रहे हैं। तो ये थी हमारी ट्यूटोरियल, जिसमें जो स्मॉल ग्रुप के अंदर टीचिंग करते हैं, हम उनको बताते हैं कि उनकी स्किल कैसे डेवलप होगी, साथ साथ हम उनको इंडिविजुअल गाइडेंस देते हैं, मतलब कि हर एक किसी को अलग अलग। इसका जो अच्छी बात है वो ये है कि ट्यूटोरियल में हम जो उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, जैसे कोई लर्नर स्लो है, कोई अच्छा लर्नर है, तो उनको उनके डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, जिस चीज़ में जो यूनिक है उनके अकॉर्डिंग वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उनके डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग उनको सॉल्यूशन देते हैं, कैसे गाइड करते हैं कि कैसे वो और उस चीज़ में ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा वो अच्छा लर्न कर सकते हैं उस चीज़ में। तो ये हमारा है ट्यूटोरियल को हम जैसे कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में मेंटर होते हैं, मेंटर जो ट्यूटर, जिस कहा ट्यूटर पीरियड लगता है हमारा जो, तो ट्यूटर पीरियड में क्या होता है कि जो आता है मेंटर वो हमें से पूछता है कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम ना हो या किसी भी ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के देता है। तो ट्यूटोरियल जहाँ पे हमारी पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, प्लस जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगी वो उनका सॉल्यूशन निकलेगा। और सबसे अच्छी बात कि इसमें जो रहता है कि उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब हर कोई अपने आप में यूनिक है, हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है और एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जिस चीज़ में जो डिफरेंट है उसके अकॉर्डिंग वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको लर्निंग प्रोवाइड करते हैं कि वो और अच्छे कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं उस चीज़ में। इसकी एडवांटेज भी हैं, जैसे कि इसमें अटेंशन फोकस होता है कि हम इसमें हर बच्चे पे अटेंशन रहता है, हर बच्चे पे फोकस रहता है कि कैसे उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले। साथ साथ इसमें क्या होता है कि अच्छा कंट्रोल होता है, मतलब कि कंट्रोल की जितनी भी लर्निंग प्रोसेस है, जितना हमें सिखाना है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, क्योंकि हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग विचार दे रहा है, हर बच्चा अपनी प्रॉब्लम को रख रहा है, तो इसमें हमारा कंट्रोल भी है। बट इसकी लिमिटेशन भी है क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और एक ऐसा मेंटर, एक ऐसा ट्रेनर मिलना बहुत मुश्किल है जो हर बच्चे की प्रॉब्लम सुने और हर बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल के दे। तो ट्यूटोरियल का बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग निकला कि ऐसा ग्रुप बना के, एक स्मॉल छोटा सा ग्रुप बना के वो बच्चे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को रखते हैं और ऐसी प्रॉब्लम जिनका सॉल्यूशन निकल सकता है प्रैक्टिकली उनको रखते हैं, और जो मेंटर है, जो ट्यूटर है, वो आपको उस चीज़ों को सॉल्यूशन निकाल के देगा और आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा आपके डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, ताकि आप ज़्यादा उस चीज़ में इम्प्रूव हो, जिस चीज़ में आप यूनिक हो वहाँ आपकी इम्प्रूवमेंट हो। बट इसकी लिमिटेशन है कि इसमें एक ऐसा मेंटर मिलना बहुत मुश्किल है, एक ये टास्क है मेंटर मिलना भी, और साथ से ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। आपको हर बच्चे को अलग गाइड करना होता है, हर बच्चे को अलग निर्देश देने होते हैं, हर बच्चे को अलग डायरेक्शन देनी होती है कि कहाँ आप अच्छा काम कर सकते हो, तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी है। नेक्स्ट मेथड है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पर हम किसी चीज़ का डेमो देंगे और उस चीज़ को दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमें कोई मशीनरी इंस्टॉल करनी सिखानी है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को मशीनरी इंस्टॉल करनी सिखानी है, तो हमें उस मशीनरी को इंस्टॉल करने का डेमो देना पड़ेगा, वो चीज़ दिखानी पड़ेगी, उसको शो करना पड़ेगा कि कैसे वो मशीनरी इंस्टॉल होगी। जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है वो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करता है, उस पर बेस है कि हमें कोई भी काम कब आएगा जब हम उसको करेंगे। तो लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना, उस प्रिंसिपल पर फोकस करता है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन डेमो करना,
जिसमें हम कोई भी काम करके देखते हैं, बाय डूइंग मीन्स करके सीखते हैं, तो वो होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर ऑडियो विजुअल एक्सप्लेनेशन होती है, मतलब कि हमें ऑडियो भी मिलेगा, साथ साथ वीडियो, विजुअल मीन्स वीडियो है उसमें आपको सुनाई भी देगा, साथ साथ आपको दिखाई भी देगा। तो वो जो एक्सप्लेनेशन होगी वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होगी। जैसे कई बार तो वो आपको वीडियो फॉर्म में दिखाते हैं, कई बार आपको जो टीचर है वो आपको आपके सामने वो चीज़ करके दिखाएगा कि वैसे मशीनरी वो इंस्टॉल होगी। कुछ भी आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में कर सकते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, मतलब कोई भी जिस पर आपको डेमो दे सकते हैं, जो चीज़ आप करके दिखा सकते हैं या फिर जो आप जो करके सीख सकते हैं, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर आएगा। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है वो क्लासरूम में अडॉप्ट होता है, जैसे कि जिससे हमारी कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों ही ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं। कोग्निटिव मीन्स जहाँ पर जो है हम अपनी इंटेलेक्चुअल पावर को अच्छी रखते हैं, अपनी इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाते हैं। अफेक्टिव डोमेन हमने किया था ब्लूम टैक्सोनॉमी में, जिसके अंदर जो हमारी विलिंगनेस है, हमारी फीलिंग्स है कि हम कितने उस काम को करने की इच्छा रखते हैं, कितना हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो अफेक्टिव डोमेन आता है। एंड साइकोमोटर जहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारी टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करता है, जो हमारी मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करता है, तो वो साइकोमोटर। ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव को कौन पूरा करता है? डेमोन्स्ट्रेशन। ये बात नहीं देखने को मिले स्मॉल ग्रुप में, किसी में बात नहीं थी कि जो तीनों ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करे, कोग्निटिव भी, अफेक्टिव भी और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव भी। तो तीनों को कौन अचीव करता है? तीनों ऑब्जेक्टिव को कौन पूरा करता है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स शो, मीन्स करके दिखाना। जब हम किसी चीज़ को करके दिखाते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में होगा। और ये किस पे बेस है? प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग पे, मीन्स कोई भी काम करके सीखना, उस पर फोकस है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है उसकी एडवांटेज भी है, जैसे कि जो ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को पर फोकस करता है। एक तो कंक्रीट होते हैं जो रियल है, और एक एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जो आइडियाज़ में है, जो आइडिया है उसको हम कैसे प्रेजेंट करें, कैसे शो करें, वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में आता है। साथ साथ इसमें हमारे तीनों ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे, वो तो एडवांटेज है ही, हमने डिस्कस किया। सबसे बड़ी एडवांटेज है इसकी कि इसमें तीनों ही ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं, तीनों ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं। और ये किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी आइडिया और किसी भी मटेरियल को एक्सप्लेन करने का सबसे अच्छा साधन है कि किसी मटेरियल को हमें एक्सप्लेन करना है बाय, तो हम डेमो करके बताएंगे तो वो चीज़ काफ़ी लंबे टाइम तक हमें याद रहेगी। पर इसकी लिमिटेशन भी है कि यहाँ तक डेमो तक बहुत कम ही पार्टिसिपेंट पहुँच पाते हैं। जैसे कि अब हमें कोई लास्ट डेमो तो तब होगा जब बिल्कुल लास्ट स्टेज पर आ जाएंगे हम, तो वहाँ तक हमें बहुत कम पार्टिसिपेंट पहुँच पाते हैं। क्यों? सबसे पहले इसके पास थ्योरी पार्ट होगा, जो थ्योरी में अच्छा होगा वो थोड़ा बहुत डेमो सीख पाएगा। जो थ्योरी में जिसको कुछ भी नहीं आता वो डायरेक्ट डेमो नहीं कर सकता। जिसको मशीनरी का मीनिंग ही नहीं पता कि मशीनरी में पार्ट्स कहाँ कहाँ है, तो वो इंस्टॉल करने कैसे सीखेगा। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जिसके जहाँ पर बहुत कम ही पार्टिसिपेंट्स पहुँच पाते हैं। तो आज हमने 5 मेथड किए स्मॉल ग्रुप में, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने 4 मेथड किए थे, और ये टोटल 9 मेथड हो गए हमारे स्मॉल ग्रुप से, जिसमें हमने किया डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, रोल प्लेइंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, साइमुलेशन मेथड, और हमने किया था साइमुलेशन मेथड पहले वाली वीडियो में किया था, प्रोजेक्ट मेथड, ट्यूटोरियल मेथड, और हमने किया है इसके अलावा स्मॉल ग्रुप में जैसे कि एक हो गया हमारा रोल प्लेइंग मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, इसके अलावा ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, पैनल डिस्कशन मेथड और सेमिनार मेथड। तो ये हमारे थे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के स्मॉल ग्रुप मेथड के पार्ट। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड या स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।